नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 15 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ मैं आज 15 जुलाई के करंट अफेयर की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करिए। और हाँ, जब भी हम लोग क्लास देखिए, जब हम लोग क्लास में जब पॉइंट डिस्कस करते हैं तो उसको नोट डाउन भी साथ में करते हुए चला करिए। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ तो इसके लिए आप लोग जब भी क्लास अटेंड करिए तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठिए। जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उन्हें नोट डाउन करिए, उनका रिवीजन करिए। बाकी आपको प्रोवाइड जो है, जो देखा जाए तो जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो वहां से डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स भी बना लिया करिए और उनका रिवीजन किया करिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। ठीक है, तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये देखिए, विभिन्न देशों की जो है अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे कि नासा, ठीक है, जो कि यूएसए की है, इसरो भारत की है दोस्तों, इंडिया की है, जाक्सा की बात करें दोस्तों तो ये जापान की है, और वही बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सौरमंडलीय निकायों की समीक्षा करने के लिए, ध्यान रखिएगा, ये जो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? जो सौरमंडलीय निकाय हैं, जो बॉडीज हैं, उनकी समीक्षा करना और साथ ही साथ नई सूचनाएं प्राप्त करना। ठीक है, इसी को लिए एक नई सूचनाएं प्राप्त करने के लिए और सौरमंडलीय निकायों को की समीक्षा करने के लिए विशेष रूप से इसे यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को जो है डिजाइन किया गया है, लॉन्च किया गया है। इस टेलीस्कोप के द्वारा वैज्ञानिक ब्रह्मांड के 10 अरब प्रकाश वर्ष, ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है ये समय की नहीं दूरी की इकाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष के विस्तृत क्षेत्र में फैली अरबों गैलेक्सी का त्रिआयामी नक्शा तैयार करेगा। ठीक है, तो 3 डायमेंशन जो है ये नक्शा तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा? किसका दोस्तों? तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, जो ब्रह्मांड जो कि 10 अरब प्रकाश वर्ष में विस्तृत है, उसका पूरा जो है, जिसमें अरबों गैलेक्सी, उनका 3D डायमेंशन तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा? इस यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, यूक्लिड। ठीक है, ये साथ में ये भी उम्मीद की जा रही है कि इसके अवलोकन से डार्क मैटर और डार्क ऊर्जा रहस्यों का भी सुलझाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसके बारे में दोस्तों? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा डिजाइन और लॉन्च किया गया है। आइए यहाँ पे कुछ और भी चीजें बात कर लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में एक बुलेटिन जारी किया गया है, प्रकाशित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। किससे संबंधित दोस्तों? तो ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन परत पर एक अद्यतन जो है एक बुलेटिन जारी किया गया, प्रकाशित किया गया, और उसमें यह बताया गया है कि ये जो ओजोन परत जिसका क्षरण हो रहा था, ठीक है, विभिन्न गैसों के कारण, हानिकारक गैसों के कारण जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा था, उसमें जो है एक सुधार के आशाजनक संकेत देखने को मिल रहा है, यानी कि ओजोन परत में जो है सुधार देखने को मिल रहा है। इस बुलेटिन में ये बताया गया है, जो कि जारी किया गया है विश्व मौसम, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ये देखा जाए 7 साल के अंतराल के बाद जो WMO ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच बुलेटिन दुनिया भर में स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन और पैराबिग्नी विकिरण पर नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए वापस आ गया है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक यानी कि समताप मंडल, ध्यान रखिएगा, समताप मंडल। अगर हम बात करें ओजोन की दोस्तों, तो एक ओजोन लेयर है जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, एक, ठीक है, वहां पे देखा जाए तो अगर हम देखिए क्षोभ मंडल होता है, 5 मंडल होते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन कौन से वो मंडल है। हम 2 मंडल आपको बता दे रहे हैं। क्षोभ मंडल के बाद देखिए, ध्यान रखिएगा, समताप मंडल, जिसमें ताप जो है वो समान होता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, जिस कारण से जो एरोप्लेन वगैरह भी उड़ाई जाती है दोस्तों, वो समताप मंडल में उड़ाई जाती है। और इसी समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो कि सूर्य से निकलने वाली पैराबैग्निक किरणें, जो यूवी किरणें होती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट
अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पे उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनसे जो है उन पैराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से ये क्षोभ मंडल, माफ करिएगा, ये जो ओजोन लेयर है जो कि समताप मंडल में स्थित होता है, वो हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है। लेकिन समय के साथ देखने को मिला है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र हो गए, जिसकी वजह से यूवी किरणें जो है वो उन छिद्रों से पार कर पृथ्वी पे पहुंच आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यही समताप मंडल, चूंकि समताप मंडल में अगर ओजोन लेयर पाई जाती है तो ये अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर यही ओजोन लेयर में चली आए, ठीक है, ओजोन लेयर जो है क्षोभ मंडल में चली आए तो ये हानिकारक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आप मुझे बताइए कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली, ठीक है, कुछ गैसों के बारे में बताइए, कौन कौन सी गैसें हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ओजोन क्षरण के लिए। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस, ठीक है, टी जो है कार्यक्रम है जिसको शुरू करने का प्रस्ताव दिया है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों को भारत और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा की है। ठीक है, जितने भी देखिए जो वहां पे सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो पॉलिटेक्निक जो संस्था है, उसमें जो टीचर होंगे दोस्तों, उनको जो प्रतिष्ठित जो विदेशी संस्था है उनमें ट्रेनिंग पे उनको भेजा जाएगा। इसके लिए जो है वहां की सरकार ने, यानी कि जो राजस्थान की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। इस कार्यक्रम की बात किया जाए तो इसमें जो है शिक्षकों को 1 से जो 100 की QS रैंकिंग वाले जो प्रतिष्ठित विदेशी संस्थान होते हैं दोस्तों, उनमें उनको भेजा जाएगा, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। और इतना ही नहीं, जो 1 से 100 तक के जो NIRF यानी कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो रैंकिंग संस्था होती है, उनमें राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी उनको भेजा जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये ट्रेनिंग प्लान जो है, प्रोग्राम है, टीचर्स को जो बड़ी बड़ी विदेशी संस्थाएं जिनकी QS रैंकिंग में जो है 100 तक की जो रैंकिंग रही है, उनमें जो है भेजा जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। यह कार्यक्रम देखा जाए राजस्थान में उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करेगा। जैसा कि प्रोग्राम के नेचर से ही पता चल रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम को प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने दिया है? तो राजस्थान सरकार ने। यहाँ पे हम कुछ और भी करंट अफेयर देख लेते हैं विभिन्न राज्यों से संबंधित। जैसे कि अभी हाल ही में देखा जाए दोस्तों, जो तेलंगाना का उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, उसने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। और उसने ऐतिहासिक फैसला क्या लिया है? जो वहां पे एक अधिनियम था, तेलंगाना किन्नर अधिनियम, उसको उसने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्या कारण है? वहां के हाईकोर्ट का बोलना यह है कि ये जो अधिनियम है, जो कि 1919 में लागू किया गया था, कौन सा अधिनियम? तेलंगाना किन्नर अधिनियम। ठीक है, तो ये चूंकि तेलंगाना, जो कि पहले ध्यान रखिएगा ये आंध्र प्रदेश का ही भाग था, बाद में आकर के ये उसका भाग हुआ, अलग हुआ है तेलंगाना। तो ये जो अधिनियम था जो कि 1919 में लागू किया था, ये काफी भेदभावपूर्ण और जो ट्रांसजेंडर समुदाय होते हैं उनका जो मानवाधिकार होता है उसका भी उल्लंघन करता था, ऐसा वहां के हाईकोर्ट का मानना था, जिसके बाद उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने जो है किन्नर अधिनियम जो कि 1919 को असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। वही बात करें अगर आपसे पूछा जाए कि CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन जो शुरू की गई है दोस्तों, वो शुरू किया गया है राजस्थान में। अगला है तमिलनाडु वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य बना है। तो शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक जो है राज्य कौन है दोस्तों? तमिलनाडु। ठीक है, वही बात करें कि गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। कहाँ रखी है दोस्तों? तो ये रखी, ध्यान रखिएगा, गुजरात में। और अगला है मांडेसर में रखा गया है। और अगला हरियाणा सरकार ने हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उसके पहले थोड़ा राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। आपके सामने इंडिया का मैप खुला हुआ है और वेस्ट की तरफ आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान। ठीक है, जिसकी अपनी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है और बाकी राज्यों से कौन कौन से राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान जो है पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि टोटल देखा जाए तो 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और इसकी राजधानी दोस्तों जयपुर, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। अगर बात करें मुख्यमंत्री, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, अशोक गहलोत जो है
वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल की दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पे एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे विधानसभा है जिसमें 200 सीटें हैं। और संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क आएगी ये देख लेते हैं, जैसे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है दोस्तों, ये सब राजस्थान में है। काफी आप लोगों के पास कभी वक्त हो तो ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए हमारे देश में जो विविधता वाली चीजें हैं, कितनी खूबसूरत हमारा देश है। हम पहले अपने देश को न देख करके हम दूसरे देश में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित रहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारा देश विविधताओं का देश है, यहाँ पे हर तरह की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। तो पहले अपने देश को देखो, फिर उसके बाद दोस्तों दूसरे देश को देखो आप लोग। तो देखिए जाइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। तो मीथेन से जो है मीथेन ईंधन को वाला ये अंतरिक्ष रॉकेट जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है चीन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि चीन जो है उसने झुक्यू-2, ध्यान रखिएगा क्या नाम है, झुक्यू-2Y2 कक्षा में सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाला दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट बनाया है। ठीक है, चीन का है ये। इसे देखा जाए इसका जो है पहला प्रयास दिसंबर में किया गया था, लेकिन वो असफल था। ये दूसरा प्रयास है लैंड स्पेस का जो कि सफल रहा। ठीक है, दूसरे प्रयास में चीन जो है सफल रहा और इसने दुनिया का पहला मीथेन संचालित, ठीक है, मीथेन चालित रॉकेट को बनाया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि है दोस्तों वो स्वच्छ, सुरक्षित और पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यात्रा प्रौद्योगिकी की ओर दौड़ में एक प्रतिमान बदलाव का प्रतीक है। ठीक है, मीथेन संचालित रॉकेट की बात किया जाए दोस्तों तो ये झुक्यू-2Y2 से अपेक्षित प्रक्षेपक हासिल किया और योजना के अनुसार अपनी उड़ान पूरी की। अगर हम मीथेन संचालित रॉकेट की बात करें तो देखिए इसे क्या कहा जाता है, इसे मेथेलॉक्स भी कहा जाता है। जो मीथेन संचालित रॉकेट होती हैं उन्हें मेथेलॉक्स भी कहा जाता है और मीथेन को ईंधन के रूप में और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मीथेन को किसके ईंधन के रूप में और जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है उसको ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ऐसे रॉकेट में, जो पारंपरिक लॉन्च वाहन के समान सिद्धांतों के आधार पर यह काम करता है, लेकिन प्रणोदक के रूप में प्रणोदक पसंद और कुछ डिजाइन विचारों के संदर्भ में भिन्न होता है। अगर हम मीथेन की बात करें दोस्तों तो ये हाइड्रोकार्बन ईंधन होता है और ये प्राकृतिक गैस सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जो है यहाँ पे कि दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो लॉन्च किया है वो चीन ने किया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य देशों की भी, जैसे कि इजराइल की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है। तो यहाँ पे एक विधेयक पारित किया गया है जो है इजराइल की संसद के द्वारा, जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम करता है। वहीं बात करें हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया गया था वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसा कि मलेशिया जो है यात्रा पे थे मलेशिया के, और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। कहाँ किया दोस्तों? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। वहीं चीन ने स्वदेशी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया जिसका नाम है ओपन क्लीन जो है। लास्ट है कि यहाँ पे कि LF एरोनॉटिक्स की मॉडल ए अमेरिकी सरकार द्वारा जो कार दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार लॉन्च किया गया। आप सब यहाँ पे जो है इस तस्वीर देख सकते हैं, ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार है दोस्तों जिसको अमेरिका ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस मंत्रालय ने भारत अभियान शुरू किया है। ठीक है, भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इस सी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय ने बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आह्वान किया है। तो बैंकों से आह्वान किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा कि भाई ये जो बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष है, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक तरीके से बढ़ावा देना चाहिए कृषि क्षेत्र में, तो उसको बढ़ावा देने की बात की गई, आग्रह किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा। कृषि क्षेत्र में फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य के लिए यह वित्त पोषण जो है संबंधी सुविधा है।
यहाँ पे बात करें 2025 से 26 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य संवितरण के साथ, ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा 2032 से 33 तक ब्याज में कमी लाने सहित क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, धन के प्रवाह से तेजी लाने के लिए मंत्रालय ने भारत, देखिए जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में धन का प्रभाव तेज हो उसके लिए एक अभियान शुरू किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा, जिसका नाम है भारत यानी कि बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भारत अभियान शुरू किया गया है, ठीक है, धन के प्रवाह में तेजी लाने के लिए, जिसमें बैंकों से एग्री इंफ्रा फंड के, ठीक है, प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया गया। तो भारत किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय, भारत का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बैंकों को 7,200 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, तो भारत का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कृषि मंत्रालय के द्वारा इसे चालू किया गया है अभियान को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक आयोजित किया है? तो किस देश में किया गया है दोस्तों? ये विश्व चुनाव निकाय संघ का जो है कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक, ये किया गया कोलंबिया में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 13 जुलाई को जो है विश्व चुनाव निकाय संघ के जो कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक है, इसका आयोजन कोलंबिया के कार्टाजोना में किया गया। ठीक है, कोलंबिया में किया गया है। इस संगठन में जो मौजूदा समय में दुनिया के करीब जो है 119 देशों के चुनावी प्रबंध निकाय इसके सदस्य हैं। ठीक है, नेशनल सिविल रजिस्ट्री कोलंबिया द्वारा क्षेत्रीय चुनाव 2023 की चुनौतियों पर एक वैश्विक दृष्टिकोण विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की जो 11वीं बैठक आयोजित की गई, ये कोलंबिया के कार्टाजोना में किया गया। अगली प्रश्न यहाँ पे बात कर ले दोस्तों कुछ और भी तथ्यों की, जैसे कि एक बैठक हुई थी 64वीं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक हुई थी, कहाँ पे? ब्राजील में। ठीक है, तो ये 64वीं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक थी। ये जो बैठक हुई थी उसमें जो शासी निकाय ने जो है कुछ चीजों पर निर्णय लिया, जैसे कि सबसे पहले जलवायु जो है जैव विविधता उसको बढ़ावा देने, उसमें तेजी लाने, और साथ ही साथ जो वातावरण जो पर्यावरण में जो प्रदूषण है, जो प्रदूषण से निपटने के प्रयासों में भी तेजी लाने के लिए एक राशि को मंजूरी दी है, जो कि कितनी है? $1.4 बिलियन की संवितरण की मंजूरी दिया है। ठीक है, किसने? जो ये शासी निकाय थे इस बैठक के दौरान। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में, तो ये फंडिंग अवधि जो है कब से कब तक है? 2022 से 2026 तक चलने वाला है और तीसरी कार्य योजना है। ठीक है, तो ये देखिए दो चीजें हम लोगों ने 2 बैठकों के बारे में बात किया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी कंपनी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाली भारत की पहली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गई है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, कॉर्पोरेशन। तो ONGC जो है वो रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। यहाँ पे ONGC यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें ABMS ONGC को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण निकाय ठीक है इंटरशर्ट USA द्वारा जो है प्रदान किया गया है या फिर दिया गया है। बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे पसंदीदा बिजनेस पार्टनर के रूप में कद मजबूत करने की दिशा में ऊर्जा महारत्न कंपनी, ध्यान रखिएगा ONGC जो है महारत्न कंपनी है। यहाँ पे ऊर्जा महारत्न की यात्रा में ABMS सर्टिफिकेशन एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है। ठीक है, इंटरसर्ट USA द्वारा पूर्ण मूल्यांकन और सत्यापन के बाद जो है ABMS द्वारा जो है ABMS ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, ABMS यानी कि रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली। तो ONGC जो है वो रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंच बेस्टिले दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी 2 देशों की यात्रा पे हैं, जहाँ पे फ्रांस में जो कि बेस्टिले दिवस मनाया जाता है उसमें ये मुख्य अतिथि थे। तो फ्रांसीसी बेस्टिले दिवस परेड के अवसर पर जो मुख्य अतिथि हैं दोस्तों कौन थे दोस्तों? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
प्रधानमंत्री जी देखा जाए 13 जुलाई को जो है फ्रांस और यूएई की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे गए थे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले फ्रांस गए, जहां पे उन्होंने 14 जुलाई को, ठीक है, जो कि 14 जुलाई में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेस्टिल दिवस सैन्य परेड आयोजित की जाती है, जो कि प्रतीक है फ्रांस की जो है स्वतंत्रता का। और इसी परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। इसे देखा जाए एक और भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, फेटे नेशनल फ्रेंकाइज के भी नाम से जाना जाता है। यह फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक है। पहली बेस्टिल दिवस परेड जो है वो 1780 में आयोजित की गई थी और ये दुनिया की सबसे पुरानी नियमित सैन्य परेडों में से भी एक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख ले, जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो देखा जाए 2 देशों की यात्रा पे गए हैं, जिसमें से बात करें पहले फ्रांस, दूसरी बात है देखिए संयुक्त अरब अमीरात। देखा हम लोगों ने फ्रांस में जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पे जो थे। वहीं पे बात करें कि यहाँ पे जो भारत और फ्रांस की जो यहाँ पे रणनीतिक साझेदारी है उसको 25 वर्ष हो गया है, तो 25वीं वर्षगांठ भी मनाया गया। वहीं अपने यूएई की यात्रा के दौरान जो है वो यूएई के यानी कि प्रधानमंत्री जी जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति और अबू धाबी जो कि यूएई की कैपिटल है वहां के शासक शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान से भी मुलाकात करेंगे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस जो कि यूरोप का देश है, जिसकी राजधानी पेरिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रांस है जिसकी अपनी एक, ठीक है, यहाँ पे देखिए सीमा कौन कौन सी है। यहाँ पे सामुद्रिक सीमा है। भौगोलिक सीमा में देखा जाए तो चलिए यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ब्रसेल से अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं देखा जाए लग्जमबर्ग से, ठीक है, और फिर जर्मनी से, और फिर बात करें दोस्तों यहाँ पे किससे है, स्विट्जरलैंड से भी अपनी सीमा को साझा करता है, इटली से, और यहाँ पे देखिए स्पेन से। और यहाँ पे स्पेन और फ्रांस के बीच में जो प्राकृतिक सीमा जो बनाता है दोस्तों वो कौन सा माउंटेन है, तो प्रेनीज माउंटेन, जो कि आप देख रहे हैं। प्रेनीज माउंटेन जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में। वहीं अटलांटिक सागर से लग रहा है, ठीक है, बे ऑफ बिस्केक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। भारत यहाँ पे फ्रांस और स्पेन के बीच में। यहाँ पे देखिए इंग्लिश चैनल है जो कि यूके और, ठीक है, ये देखिए इंग्लिश चैनल है जो कि यूके और फ्रांस के बीच में। यहाँ पे डोवर दिख रहा है दोस्तों, यहीं पे डोवर स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट ऑफ डोवर भी है जो कि यूएसए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रांस के बीच में है, ठीक है, इंग्लिश चैनल को से टच है ये, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहीं पे बात करें जो फ्रांस की मुद्रा क्या है दोस्तों, चूंकि ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, यूरो इसकी मुद्रा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है एमेनुअल मैक्रोन, जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यूएई की। यूएई यानी कि आप यहाँ पे लोकेशन में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप वेस्ट जो है जो नेशंस है उनको देखिए आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे यूएई दिखाई देगा, ठीक है, जिसकी देखिए सीमा ओमान से लगती है और यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात से लगती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ, या माफ करिएगा दोस्तों, सऊदी अरब से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट ऑफ हार्मोज, जो कि पर्सियन गल्फ से और गल्फ, ठीक है, अरेबियन से, गल्फ ऑफ ओमान से लगता है। और ये ईरान, यहाँ पे देखिए ईरान है, ठीक है, ईरान, और यहाँ पे जो ये थोड़ा सा भाग है दोस्तों ओमान का है, उससे ये दोनों को अलग करता है। यूएई की जो राजधानी है दोस्तों वो है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहान जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन मिला है। ये मिला है दोस्तों तमिलनाडु को। तो पायलट को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है, तमिलनाडु को पहला जो है उड़ान प्रशिक्षण संगठन मिला है, जिसकी मंजूरी दी गई है नागरिक उड्डयन निदेशालय के द्वारा। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड के सलेम में स्थित है, ठीक है, सलेम में। यहाँ नया जो है जो उड़ान प्रशिक्षण संगठन है वो राज्य में महत्वाकांक्षी जो पायलटों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा DGCA यानी कि यहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान करेंगे। तो पायलटों को जो है प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जो है तमिलनाडु में जो है पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन खोला गया। ध्यान रखिएगा ये भारत का पहला नहीं है, ये तमिलनाडु का पहला है, क्योंकि ये भारत की दृष्टि से देखा जाए, देश की दृष्टि से देखा जाए तो ये 36वां फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, जिसे DGCA ने मंजूरी दिया। यानी कि इसके पहले 35 जो है ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, अब ये 36वां हो गया और तमिलनाडु का पहला हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि
भारत और किस देश के द्वारा अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया गया है? तो ये चलाया गया है दोस्तों अमेरिका। ठीक है, तो जून 2023 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंटरनेशनल मेल सिस्टम के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों और पूर्ववर्ती रसायनों के अवैध परिवहन को रोकने के लक्ष्य के साथ संयुक्त रूप से ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड जो है वो शुरू किया गया है। स्वॉर्ड ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? जो भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रवेश करने वाले अवैध पदार्थ हैं, उन पदार्थों को जो है बाधित करना, उनको रोकना है। ऑपरेशन मुख्य रूप से न्यूयॉर्क, ठीक है, और शिकागो जो वहां पे हवाई अड्डे हैं वहां पे स्थित है, दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेल सुविधाओं के माध्यम से भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले पैकेजों पर केंद्रित है। ऑपरेशन के दौरान क्या होगा? तो जो जांचकर्ताओं ने भारत से आने वाले 1500 से अधिक शिपमेंट के गहन जांच की है और लगभग 500 उत्पादों पर निर्णायक कार्यवाही भी की है। तो जांच पे इन कार्यवाहियों के मुख्य रूप से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बनाई गई अवैध दवाओं को निशाना बनाया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड ये भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया है। आज का लास्ट हमारा एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से किसने एकलव्य पहल एक शोध संबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है? तो एकलव्य पहल जो शुरू की गई है वह नई दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने जो है एकलव्य पहल शुरू किया है और इसमें जो है ये पहल की बात किया जाए तो यह शोध संबद्ध कार्यक्रम है, यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है। तो शोध संबद्ध कार्यक्रम है, रिसर्च से संबंधित है और जो व्यक्ति जाएंगे इस रिसर्च कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके पास कानून के महत्वपूर्ण इंटरफेस वाले मुद्दों पर काम करने के कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। एक तो वो लॉयर हो और उनको काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये उन व्यक्तियों को खुला है जिनके पास पारंपरिक कानून की डिग्री नहीं है, ये उन व्यक्तियों के लिए भी खुला है। ठीक है, इस कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उस डिग्री को पूरा हो किए कम से कम 3 साल बीते भी होने चाहिए। अगर हम बात करें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली की है, दिल्ली की जो है उसकी स्थापना 2008 में हुई थी और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो इसके चांसलर हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है, क्या नाम है? चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, अगला है हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 12 जुलाई को मनाया गया। 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश में। जून माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला है किसे? वानिंदु हसरंग जो कि महिला। ठीक है, अगला है दोस्तों की हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा कौन सा राज्य? सिक्किम। तो ये था दोस्तों हमारा आज का फैक्ट्स ऑफ द डे। बात कर लेते हैं स्टैटिक्स पोर्शन के बारे में। तो टॉप 10 स्टैटिक्स जीके देखते हैं कि निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है किसका दोस्तों? प्लूटो का। अगला है रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में स्थित है, खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से खनिज उत्पादन के लिए? तो ये कोयला के लिए। ध्यान रखिएगा इस समय तंजानिया बहुत ज्यादा चर्चा में है। तंजानिया के जंजीबार में पहला आईआईटी परिसर खोला गया है भारत से बाहर और वहीं पे है ये रुकवा झील क्षेत्र जो कि कोयला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में? तो 338 क में। ठीक है, अगला है वीडी सावरकर द्वारा गुप्त संगठन था। ठीक है, स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? अभिनव भारत। तो अभिनव भारत जो कि एक गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना वीडी सावरकर जी के द्वारा किया गया था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है दोस्तों, क्या नाम है? द बंगाल गजट। ध्यान रखिएगा द बंगाल गजट को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ध्यान रखिएगा आपसे ये भी ऑप्शन में द बंगाल गजट ने दे करके द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी दे सकता है, जिसको जो है जिस समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी 1780 में किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा किया गया था। 2 साल बाद इसको बंद कर दिया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया है। अगला है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक है चंद्रगुप्त। ठीक है, प्रथम। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे चंद्रगुप्त द्वितीय भी दिया रहता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी दिया रहता है क्योंकि देखिए अभी हाल की खोजों में चंद्रगुप्त प्रथम है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जब उन्होंने शकों पर विजय पाया था तो उन्होंने जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बेरोजगार के सहायतार्थ के लिए, ठीक है, सहायतार्थ के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी तो तुगलक वंश के शासक फिरोजशाह तुगलक ने किया था। वही भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है दोस्तों कौन, यहाँ पे बात करें तो उपभोग आंकड़ा जो होता है वही गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कौन सा दोस्तों, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक यौगिक होता है। तो दोस्तों ये था हमारा जो है आज का करंट अफेयर, और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर्स के स्टैटिक्स पोर्शन के दौरान कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉप 10 जो आपके स्टैटिक्स जीके रहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर रेगुलर आप फॉलो करेंगे तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे देखने को। तो दोस्तों ये था आज की हमारी क्लास, और आज की करेंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना, ठीक है, रिवीजन भी करिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।